Hello everyone. In this video, I'm going to cover the topic Management Information System. Management Information System क्या होता है, ये किस तरह से इसको इंस्टॉल किया जाता है, इसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो कुछ ऐसे टॉपिक है जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो जो मैनेजमेंट है वो 3 वर्ड से मिलकर बना है, मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन और सिस्टम। सिस्टम का मतलब है कि एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड होता है, ये पूरा एक सिस्टम है, सेट ऑफ एक्टिविटीज़ इसके अंदर आती हैं। और इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है ये इधर इंटरनल सोर्सेज से हो सकती है या ये एक्सटर्नल सोर्सेज से हो सकती है। और मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि मैनेज करना, टू मैनेज, कोई भी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको मैनेज करने की बात होती है यहाँ। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि दूसरों से हम काम कैसे करवा सकते हैं, दूसरों को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली ये एक ऐसा कंप्यूटराइज सिस्टम है जिसके अंदर हम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों को इंक्लूड करते हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस की बैकबोन माना जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ऑपरेशंस होते हैं तो उनकी ये बैकबोन है। हम कोई भी एक्टिविटी बिना इस सिस्टम के नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक मैनेजर है उसको टाइम टू टाइम कई तरह के डिसीज़न लेने होते हैं। किसको कैसे, अगर लेबर टर्नओवर ज़्यादा है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, अगर एब्सेंटिज्म ज़्यादा है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, अगर नया कॉम्पिटिटर मार्केट के अंदर कोई प्रोडक्ट लेकर आ रहा है तो उसको हम कैसे कम्पीट कर सकते हैं, हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाइड हम कैसे कर सकते हैं। देन जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में चेंजेस आते हैं, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, तो अकॉर्डिंगली हम कैसे अडाप्टेबल हो सकते हैं। और ये तभी पॉसिबल होगा अगर मैनेजमेंट के पास ये सारी इन्फॉर्मेशंस होंगी, इनके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशंस अगर उनके पास अवेलेबल है तो वो एक इफ़ेक्टिव और एक एफिशिएंट डिसीजन ले सकते हैं। तो बेसिकली जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है ये एक सिस्टम है, एक कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन का फ्लो होगा तो वहाँ पर एक कम्युनिकेशन, पूरा एक कम्युनिकेशन, एक चैनल का होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना चैनल के मैनेजर तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी, और जब तक मैनेजर के पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो वो डिसीज़न नहीं ले पाएगा। तो एमबीएस सिस्टम के अंदर इन्फॉर्मेशन को गैदर किया जाता है, उसको इकट्ठा किया जाता है, बहुत सारे ऑनलाइन सिस्टम्स होते हैं। इसके बाद सिर्फ कलेक्शन ही नहीं होती है, उन जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई हैं उनको एनालाइज किया जाता है और डाटा की पूरी रिपोर्टिंग की जाती है, जिससे मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है डिसीज़न मेकिंग में। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डिसीज़न मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के अंदर कई तरह के फंक्शंस होते हैं जो मैनेजर्स को परफॉर्म करने होते हैं, लाइक प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग आता है, कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोलिंग है। तो जितने भी ये सारे फंक्शंस हैं ये बिना एमआईएस के करने पॉसिबल नहीं होते हैं, क्योंकि अगर मैनेजर को प्लान करना है तो वहाँ पर भी उसको इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, प्लानिंग करने के लिए भी तो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी। अगर हम कुछ भी प्लान करना चाहते हैं, अगर हम किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो अगर कोई भी ऐसा कंपटीशन है, लाइक अगर कोई ऐसे राइटिंग कंपटीशन है या डिबेट कंपटीशन है, देन आपको टॉपिक्स के बारे में पता होना ज़रूरी है, आपको टाइम के बारे में पता होना ज़रूरी है। दैट मीन्स अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन होंगी तभी आप फर्दर प्लान कर सकते हो कि आपको कैसे अपने टारगेट को अचीव करना है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो भी फर्दर स्टाफिंग है, अगर हमें रिक्रूटमेंट करनी है तो रिक्रूटमेंट के सोर्सेज का हमें पता लगाना होता है, और वो तभी हम कर सकते हैं अगर उनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होंगी। तो जितने भी फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट की वो बिना इन्फॉर्मेशन के करना पॉसिबल नहीं होता है। और जो ये इन्फॉर्मेशंस मैनेजर को मिलती हैं वो इंटरनल सोर्सेज से भी हो सकती है और एक्सटर्नल सोर्सेज से भी हो सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वो है एलिमेंट्स। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट आता है। इनपुट में हम क्या लेते हैं कि पहले इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो होती है बहुत ज़्यादा हमें रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि डिसीज़न मेकिंग के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस की ज़रूरत होती है। हम एक या दो इन्फॉर्मेशन के बेस पर किसी भी तरह का डिसीज़न नहीं ले सकते हैं। अगर हमें इफ़ेक्टिव डिसीज़न लेना है तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को, बहुत सारे डाटा को कलेक्ट करना होगा।
तो इन पहले सबसे पहले इनपुट होता है, देन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उसके बाद प्रोसेस होती है, प्रोसेस उसके ऊपर होती है, मीन्स इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद उनको प्रॉपरली अरेंज किया जाता है। लाइक अगर हम अपनी फिनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो फिनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, उनको बनाने के लिए सबसे पहले तो हम पूरा डाटा कलेक्ट करते हैं कि हमने कितनी गुड्स को परचेज़ करा, हमने कितनी गुड्स को सेल किया है, हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना था, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं। तो जो भी इनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है वो सारी हम कलेक्ट करते हैं, तो ये इनपुट हुआ। और प्रोसेस में क्या होता है, जब इनको प्रॉपरली अरेंज कर दिया जाता है कि हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो उनको प्रॉपरली हम अरेंज कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से हमें ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करने से हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चलता है। बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने से हमें फिनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। तो एक प्रॉपरली प्रोसेस होती है, ये प्रोसीडिंग का होना ज़रूरी है। जो आउटपुट होता है, आउटपुट इज़ द रिज़ल्ट। तो ये रिज़ल्ट होगा कि जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है उनका हमें एक रिज़ल्ट कंक्लूड करना होता है, उनको हमें इंटरप्रेट करना होता है। और लास्ट में आता है फीडबैक। तो फीडबैक में क्या होता है कि जब इन्फॉर्मेशन जो होती है मैनेजर तक पहुंच जाती है, तो मैनेजर उसके बेस पर क्या रिज़ल्ट निकालता है, दैट इज़ फीडबैक, कि मैनेजर को वो किस तरह से हेल्प कर रहा है। तो ये चारों इसके एलिमेंट हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले इनपुट होता है, फिर इनपुट पर प्रोसेस होती है, देन आउटपुट होगा और देन फीडबैक होता है। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ टाइप्स ऑफ MIS। MIS की कौन कौन सी टाइप हो सकती हैं। तो MIS में इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। दो तरह का मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हो सकता है। सबसे पहला तो मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में इसके अंदर क्या होगा कि ये बेसिकली ऑपरेशनल लेवल पर जिस सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है कि एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग अगर हमें इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है कि जो इन्फॉर्मेशन लोअर या मिडल लेवल के मैनेजर को ज़रूरी होती है, जिसके बेस पर वो डिसीज़न लेते हैं, लाइक फिनांस के रिगार्डिंग हो सकती है, रॉ मटेरियल हो सकता है, कितने रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ, लेबर कितनी रिक्वायर्ड है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, सेल कितनी हो रही है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारे लोअर लेवल पर रिक्वायर्ड होती है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो रेगुलर बेसिस पर मिलती रहती है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से मैनेजर के पास आ जाती हैं। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। और सेकंड जो सिस्टम हो सकता है वो है मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम। इसके अंदर जो ये सिस्टम ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसको जो डिज़ाइन किया जाता है वो किस पर्पज़ से होता है, इसमें टॉप लेवल के मैनेजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए इस तरह का रिपोर्टिंग सिस्टम इस्टेब्लिश किया जाता है, जिसमें जो टॉप लेवल के मैनेजर हैं वो डिसीज़न एक इफ़ेक्टिव डिसीज़न वो ले सके। ये इस इंफॉर्मेशन को इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि जो मैनेजमेंट है वो क्विक डिसीज़न ले सके, एक एफिशिएंट डिसीज़न वो ले सके। बेसिकली जो MIS की हम बात कर रहे हैं, तो MIS का मतलब क्या होता है कि अभी मैंने आपको बताया कि MIS का मतलब क्या है कि राइट पर्सन को राइट टाइम पर राइट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवाना। और मतलब जो भी पर्सन है जिसको इस इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, अगर वो इन्फॉर्मेशन उस तक ना पहुंची तो उसका डिसीज़न गलत भी हो सकता है। तो बेसिकली यही इसका मोटिव होता है इस तरह के सिस्टम को डिज़ाइन करने का। इसमें बहुत सारे फर्दर आगे सब सिस्टम होते हैं। इन्फॉर्मेशन को हम कैसे कलेक्ट करेंगे, उसको कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे हम उसको अरेंज करेंगे, कैसे उसको इंटरप्रेट किया जाएगा। तो ये सारे जो सिस्टम्स आते हैं वो इस बड़े सिस्टम के अंदर कवर होते हैं। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है और मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम हो सकता है। देन नेक्स्ट आता है इसके अंदर इंस्टॉलिंग MIS कि MIS को हम किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसमें 4 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला प्रिलिमिनरीज हैं, देन प्लानिंग करना, इम्प्लीमेंटेशन और रिव्यू आता है। तो फर्स्ट जो है प्रिलिमिनरीज में हम क्या लेते हैं, इसके अंदर सबसे पहले तो हमें कुछ भी डिसीज़न लेने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं, हमारी पॉलिसीज़ क्या हैं, हमारी प्लान्स क्या हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं।
क्योंकि अगर हमें पता होगा कि हमने क्या टारगेट अचीव करना है तो उसके बेस पर ही हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। अगर सपोज अगर आपको बोला जाए कि आपको अपने क्लास के उन स्टूडेंट्स के मार्क्स को कलेक्ट करना है जिनके मार्क्स 70 से अबव है, लेकिन आप क्या करना शुरू कर देते हो, आप पूरी क्लास के मार्क्स को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, इधर 70 अबव या 70 से कम है। तो अगर आपके लिए टारगेट फिक्स कर दिया गया कि आपको सिर्फ 70 अबव वाले स्टूडेंट्स के मार्क्स को कलेक्ट करना है, तो आप सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के मार्क्स को कलेक्ट करेंगे। तो मीन्स क्या कि आपके ऑब्जेक्टिव के बेस पर आपकी इंफॉर्मेशन की जो ज़रूरत है वो भी बदल गई है। किस तरह का ऑब्जेक्टिव होगा, तो अकॉर्डिंगली आपको इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना होगा। तो पहले प्रिलिमिनरीज डिसाइड कर दी जाती है कि क्या ऑप्शंस हैं और क्या आपको अचीव करना है। उसके बाद प्लान किया जाता है। जो इन्फॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशनल नीड टॉप, मिडल और लोअर लेवल, हर लेवल पर होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल को मैनेजर की रिक्वायरमेंट है या सिर्फ लोअर लेवल के मैनेजर को उसकी ज़रूरत है, तो हर लेवल पर इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये भी हमें स्टडी करना होगा कि हम किस लेवल के लिए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं। इधर इट फॉर दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ फॉर टॉप लेवल और मिडल लेवल और लोअर लेवल। तो उसके अकॉर्डिंगली ही फिर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। देन थर्ड आता है इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले हमने प्रिलिमिनरीज को सेट किया, फिर हमने प्लानिंग की है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन। MIS को हम इफ़ेक्टिवली अप्लाई कर सकते हैं जब ऑर्गेनाइजेशन का हर एक पर्सन इस तरह के सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होगा। तो इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें लोगों को ट्रेनिंग देने की रिक्वायरमेंट होती है। इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए अगर हम एक डिवाइस के थ्रू भी इंफॉर्मेशन को लेना चाहते हैं तो वहाँ पर भी एक मैनुअल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि डाटा को प्रोसेस करने के लिए मैनुअल और मैकेनिकल दोनों तरह मैकेनिकल डिवाइसेस दोनों की ज़रूरत होती है। मैकेनिकल डिवाइसेस अपने आप डाटा को प्रोसेस नहीं करेंगे, सबसे पहले उसमें इनपुट करने की ज़रूरत है कि अगर आपने एक PC अपने सामने रख दिया है, जब तक आप उसमें इंफॉर्मेशन को फीड ही नहीं करोगे तो वो किसी भी तरह की प्रोसेसिंग नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट आती है कि अगर हम इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो इसके बारे में सबको ट्रेनिंग देने की रिक्वायरमेंट है। देन आता है लास्ट जो इसका स्टेप है वो है रिव्यू करना। जब एक सिस्टम को हम डिज़ाइन कर लेते हैं तो उसको लास्ट में रिव्यू किया जाता है, एक बार उसको रिवाइज़ किया जाता है। रिवीजन करना एसेंशियल होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि कई कई बार क्या होता है कि हमें जब इस सिस्टम को हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पे कई तरह की प्रॉब्लम्स, कई तरह की डिफ़िकल्टीज़ को हम लोग फेस कर सकते हैं। तो MIS को जब रिव्यू किया जाएगा तो हमें उसके जो वीक पॉइंट्स हैं उनका हमें पता चल जाएगा, और उनको करने के लिए मतलब उन वीक पॉइंट्स को रिमूव करने के लिए हम एक करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। बेसिकली ये जो हम बात कर रहे हैं रिव्यू की, दैट इज़ ऑफ कंट्रोल, कि हम कंट्रोल कैसे करेंगे। हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड फिक्स किया था हम उसको कंपैरिजन करते हैं कि एक्चुअल में उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। तो अगर दोनों में भी कोई डेविएशंस आती है तो हम उसको फर्दर उसको रिमूव करने के लिए हम एक्शन ले सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं होगा तो राइट पर्सन के पास राइट टाइम पर राइट इंफॉर्मेशन को हम अवेलेबल नहीं करवा सकते हैं। फिर जो टॉपिक है MIS का जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर हम कवर करते हैं रिपोर्ट। रिपोर्ट बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बना है, री और पोर्ट। तो यहाँ पर री का क्या है, री का मतलब दोबारा और पोर्ट का मतलब है लेकर जाना, कि जब इंफॉर्मेशन का दोबारा फ्लो होता है, दोबारा हम उसको आगे कैरी करते हैं तो वो रिपोर्ट के अंडर आएगा। रिपोर्ट दोबारा कैरी करने का मतलब क्या है कि रिपोर्ट उन इवेंट्स के लिए बनाई जाती हैं जो ऑलरेडी हो चुकी हैं, जिनकी अक्रेंस ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो उन इवेंट के रिगार्डिंग जो रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती हैं, जो इन्फॉर्मेशन का एक सोर्स होता है जो उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, दैट इज़ रिपोर्ट। तो रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होती है, बहुत तरह की रिपोर्ट्स को बनाया जाता है। और रिपोर्ट के लिए हम क्या कह सकते हैं, इसका जो फ्लो होता है वो डाउन टू अपवर्ड होता है। अगर हम एक नॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें तो कम्युनिकेशन में क्या होगा, इसमें फ़्लो दोनों तरफ होता है, टॉप टू बॉटम भी हो सकता है और बॉटम टू टॉप भी हो सकता है। लेकिन अगर हम रिपोर्ट्स की बात करते हैं तो उसका जो फ्लो होता है वो हमेशा बॉटम टू टॉप की तरफ होता है,
क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कई टाइम टू टाइम कई तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो अपने से अपर लेवल को पहुंचानी होती है, तो वो रिपोर्ट के थ्रू ही होगा। वैसे भी हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कई तरह की रिपोर्ट्स को प्रिपेयर किया जाता है, और उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है, उनका जो मोटिव होता है वो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं। इंटरनल इंटरनल में तो जो इंटरनली फ्लो होता है कि वर्कर, जो सुपरवाइज़र है उनको वर्कर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, वर्कर उनको रिपोर्ट करते हैं, सुपरवाइज़र अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है, डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स हैं वो अपने एग्जीक्यूटिव को रिपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली जो रिपोर्ट होती है वो उन इवेंट्स के रिगार्डिंग होती है जो ऑलरेडी सेट थी कि ये होनी है, तो उनके रिगार्डिंग रिपोर्ट बनाई जाती है, सारा डिटेल्ड उनके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है। तो एक्सटर्नल पार्टीज़ के लिए जो रिपोर्ट है, कंपनी की जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है उनके रिगार्डिंग रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। और इसको प्रिपेयर करने का जो बेसिक मोटिव क्या होता है कि अगर हमें पता है कि कंपनी की फिनेंशियल पोजीशन कैसी है, अगर वो अच्छी है तभी हम कंपनी के साथ डील करेंगे। तो एक रिपोर्ट के थ्रू डिसीजन मेकिंग के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। ऐसे ही जब एक ऑडिटर किसी कंपनी के अकाउंट्स को चेक करता है, उनको वेरीफाई करता है, तो वो भी अपने एक रिपोर्ट बनाता है। रिपोर्ट के अंदर वो मेंशन करता है कि बिज़नेस की सिचुएशन क्या है, मीन्स जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं वो ट्रू फेयर पिक्चर को प्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो अकाउंट्स हैं उनके अंदर किसी भी तरह की मैनिपुलेशंस, कोई धोखाधड़ी तो नहीं है, तो अपनी रिपोर्ट के अंदर वो लिख कर जाता है। तो रिपोर्ट बहुत ज़्यादा असेंशियल होती है। रिपोर्ट रिटन फॉर्म में होती है। अगर एक ओरल हम कम्युनिकेशन की बात करें तो वो रिपोर्ट के अंदर नहीं आता है, तो रिपोर्ट का रिटन फॉर्मेट में होना ज़रूरी होता है। रिपोर्ट हमेशा प्लान्ड होती है, ये पहले से प्लान्ड होती है कि हमने इसका जो यूज़ करना है। तो रिपोर्ट की इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग का मतलब अलग अलग सर्कमस्टांसिस में अलग अलग हो सकता है। तो रिपोर्ट बेसिकली फैक्ट्स एंड फिगर्स को सप्लाई करती है। जब एक कमेटी को अपॉइंट किया जाता है कि उनको किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना है, तो वो क्या करते हैं, वो कुछ मैटर्स को रिव्यू करते हैं, उनकी पूरी जांच पड़ताल करते हैं, और उसके बाद जो भी उनके बाद जो वो कंक्लूज़न निकालते हैं तो वो अपनी रिपोर्ट के अंदर मेंशन करते हैं किसके क्या प्रोज है, कॉन्स हैं, और अपने सजेशंस भी वो दे सकते हैं। रिपोर्ट का मतलब ऐसा कम्युनिकेशन होता है जो रिटन फॉर्म में है, और ये जो इसको बनाने का पर्पस क्या होता है, प्लानिंग डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। ये जो मैनेजमेंट है उनकी। इसके बाद मैनेजमेंट रिपोर्टिंग क्या होती है, अगर हम रिपोर्टिंग के साथ मैनेजमेंट वर्ड साथ में लगा देते हैं तो वो रिपोर्ट्स जो मैनेजमेंट के बेनिफिट के लिए बनाई जाती है, मैनेजमेंट के लिए जो रिक्वायर्ड होती है, तो वो मैनेजमेंट रिपोर्टिंग में आता है। तो जो रिपोर्ट्स एक मैनेजमेंट यूज़ करती है किस पर्पस के लिए, टू रन द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर मेकिंग डिसीजन, फॉर मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस, कि ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। कई तरह के डिसीजन लेने हैं मैनेजमेंट को, तो वो डिसीजन तभी ले पाएंगे जब उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होंगी। देन डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, और प्रोग्रेस को मॉनिटर करने में भी रिपोर्ट्स हेल्प करती है, क्योंकि रिपोर्ट से हमें क्लैरिटी मिल जाती है कि एम्प्लॉयज़ कैसे काम कर रहे हैं, क्या उनकी प्रोग्रेस है, तो प्रोग्रेस का पता भी रिपोर्ट से चल जाता है। मैनेजमेंट रिपोर्ट मैनेजर्स को हेल्प करती है, डिपार्टमेंट की सारी डिटेल उनको मिल जाती है। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मैनेजरियल रिपोर्ट्स मैनेजर को सबमिट करते हैं। तो रिपोर्ट बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। फर्दर रिपोर्ट्स के जो मेथड है कि रिपोर्टिंग कैसे हो सकती है, इसको 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो रिपोर्टिंग है वो है रिटन रिपोर्टिंग, देन सेकंड आता है ग्राफिक रिपोर्टिंग, और थर्ड आती है ओरल रिपोर्टिंग। तो रिटन रिपोर्टिंग क्या है, जब रिपोर्ट को रिटन फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, फॉर्मल रिटन रिपोर्टिंग के अंदर फर्स्ट जो पार्ट हम लेते हैं फॉर्मल फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। रिटन रिपोर्टिंग के अंदर कि अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे अलग अलग तरह की रिटन रिपोर्ट्स को भेजा जाता है। तो पहला जो है फॉर्मल फिनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कि हम प्रॉपरली स्टेटमेंट बनाते हैं। इसके अंदर हम क्या प्रेजेंट करते हैं कि जब एक्चुअल फिगर्स को बजटेड फिगर्स के सामने प्रेजेंट किया जाता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाई जाती हैं, तो ये सब फॉर्मल फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में आती हैं। देन टेबुलेटेड इंफॉर्मेशन में क्या होता है, टेबुलेटेड इंफॉर्मेशन के अंदर हम इंफॉर्मेशन को हम एनालाइज करते हैं टाइम के बेस पर, प्रोडक्ट के बेस पर,
तो उनको एक टेबुलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। जैसे अगर हम कॉमन साइज स्टेटमेंट की बात करें, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक कॉमन बेस लेके चलते हैं और सारी फिगर्स को उसी कॉमन बेस के फॉर्म में हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिटर्न रिपोर्टिंग में फॉर्मल फिनेंशियल स्टेटमेंट और टेबुलेटेड इन्फॉर्मेशन दोनों कवर होती हैं। इसके बाद अकाउंटिंग रेशियोज आता है, थर्ड जो इसका पार्ट है। अकाउंटिंग रेशियोज में कि अलग अलग तरह के रेशियोज बनाए जाते हैं, इसको भी ये भी फॉर्मल फिनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट है। रेशियोज फिनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने में बहुत हेल्प करते हैं। जैसे करंट रेशियो है, लिक्विडिटी रेशियोज हो सकते हैं, सॉल्वेंसीज रेशियो हो सकती हैं, प्रॉफिटेबिलिटीज़ रेशियोज हैं। तो हमें बताते हैं कि दो फिगर्स के बीच में रिलेशन क्या है। जैसे अगर हम सोल्वेंसी रेशो की बात करें तो डेट इक्विटी रेशो है, डेट और इक्विटी का रिलेशन बताता है कि डेट ज़्यादा है या इक्विटी ज़्यादा है, तो उसके बेस पर हम डिसीजन ले सकते हैं। तो ये इनके रिगार्डिंग रिपोर्टिंग की जाती है और ये मेथड है इसका। सेकंड जो मेथड है दैट इज़ ग्राफिक रिपोर्टिंग। ग्राफिक रिपोर्टिंग में हम क्या लेते हैं कि जब रिपोर्ट्स को चार्ट्स के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, डायग्राम्स की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, पिक्चर्स की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, तो वो ग्राफिक रिपोर्टिंग का पार्ट है। इसके बाद आती है ओरल रिपोर्टिंग कि जब रिपोर्टिंग रिटन फॉर्म में ना होकर ओरल फॉर्म में प्रेजेंट की जाती है तो वो ओरल रिपोर्टिंग होती है। जैसे ग्रुप मीटिंग हो सकती है या कोई बड़े लेवल पर कोई डिस्कशन हो रही है, इंडिविजुअल्स के साथ कन्वर्सेशन हो सकती हैं, तो ये सब ओरल रिपोर्टिंग का पार्ट है। तो रिटन, ग्राफिक और ओरल रिपोर्टिंग, तो ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो किसी भी कंसर्न के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है रिक्वायरमेंट ऑफ ए गुड रिपोर्ट, कि एक अच्छी रिपोर्ट की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी ज़रूरी है। जब एक रिपोर्ट को हम प्रेजेंट करते हैं तो उसको हम इंफॉर्मेशन का एक व्हीकल मान के चलते हैं, जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन वहाँ तक पहुँच जाती है जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है। तो रिपोर्ट को इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है कि वो एग्जीक्यूटिव की हेल्प कर सके डिसीजन मेकिंग में। तो रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए, क्या इसके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला तो रिपोर्ट का एक टाइटल होना ज़रूरी है, सूटेबल टाइटल होना ज़रूरी है, जिससे क्लियर हो जाए कि रिपोर्ट किसके रिगार्डिंग बनी हुई है। रिपोर्ट सिंपल होनी चाहिए और ईजिली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, इसको आसानी से समझा जा सके। रिपोर्ट टाइम पर प्रिपेयर की जानी चाहिए। रिपोर्ट्स कंपेयरेबल होनी चाहिए, जिसमें हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर सके, हमें पता चल जाए कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। रिपोर्ट कंसिस्टेंट होनी ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब रिपोर्ट में सेम टाइप की इन्फॉर्मेशन हो। अगर हम एक रिपोर्ट के अंदर अगर हम एक रिपोर्ट बना रहे हैं तो उसके अंदर सेम टाइप की इन्फॉर्मेशन का होना ज़रूरी है, कि कभी हम उसको किस वे से बनाते हैं और कभी किस वे से बनाते हैं। तो रिपोर्टिंग में कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम सेम रूल्स को, सेम प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करेंगे तो रिपोर्ट्स हमारे लिए सूटेबल नहीं होंगी। तो एक रिपोर्ट के लिए कंसिस्टेंसी का होना ज़रूरी है। रिपोर्ट प्रिसाइज होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए। मतलब बेकार की इन्फॉर्मेशन जिनकी एग्जीक्यूटिव को ज़रूरत ही नहीं है या जिस पर्सन को हम वो भेज रहे हैं उसको वो रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड नहीं करनी चाहिए। रिपोर्ट में रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन का होना ज़रूरी है। रिपोर्ट स्पेसिफिक होनी चाहिए और उस पर्सन के सामने हमें इसको प्रेजेंट करना चाहिए जिसको इसकी ज़रूरत है। हर रिपोर्ट के अंदर रूटीन डिटेल का होना ज़रूरी है। मतलब रूटीन डिटेल में क्या होगा कि इस रिपोर्ट को कब प्रिपेयर किया गया, टाइम का क्या था, और रिपोर्ट को प्रेजेंट कब किया गया, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट, कौन पर्सन इस रिपोर्ट को प्रिपेयर कर रहा है, कौन इसको प्रेजेंट कर रहा है, और किस पर्सन को ये रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के अंदर मेंशन की जाती है। रिपोर्ट के अंदर पूरी डिटेल दी जानी ज़रूरी है कि क्या वेरिएंसेस हैं, क्या वो वेरिएंसेस फेवरेबल हैं या अनफेवरेबल है। अब यहाँ पर वेरिएंसेस की बात हो रही है। कौन से वेरिएंसेस की बात हो रही है? स्टैंडर्ड और एक्चुअल का, कि हम स्टैंडर्ड को एक्चुअल जो हमारा परफॉर्मेंस है उससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं और उसके बाद हम रिज़ल्ट कंक्लूड कर रहे हैं कि क्या वो वेरिएंसेस फेवरेबल थे या अनफेवरेबल थे। रिपोर्ट को प्रिपेयर करने की जो कॉस्ट है वो रीज़नेबल होनी चाहिए
सिर्फ प्रिपेयर करने की नहीं, रादर उसको प्रेजेंट करने की जो कॉस्ट है वो भी रीज़नेबल होना ज़रूरी है। रिपोर्ट मैनेजर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होनी चाहिए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। रिपोर्ट को प्रेजेंट करने के लिए हमें प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन को फॉलो करना ज़रूरी है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि जो बेकार की इन्फॉर्मेशन है, जिनकी ज़रूरत ही नहीं है, तो वो रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड नहीं करना चाहिए। तो ये सब रिपोर्ट की फ़ीचर थे कि अगर एक अच्छी रिपोर्ट हम बनाना चाहते हैं तो उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है। इसके बाद जो टॉपिक आता है उसमें हम कवर करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट को हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो रिपोर्ट का जो क्लासिफिकेशन है, रिपोर्ट का क्लासिफिकेशन हम अलग अलग बेसिस के बेस पर हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो बेस हमने लिया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव पर्पस। किस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने का पर्पस क्या है। तो रिपोर्ट दो तरह के पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए बनाई जा सकती हैं। जो फर्स्ट है इसमें आती है इंटरनल रिपोर्ट और सेकंड है एक्सटर्नल रिपोर्ट। तो इंटरनल रिपोर्ट में हम क्या लेते हैं, इंटरनल रिपोर्ट के अंदर वो रिपोर्ट आती हैं जो मैनेजमेंट के अलग अलग लेवल्स के लिए जिनकी ज़रूरत है। मतलब जो रिपोर्ट जैसे इधर वो ऑपरेशनल लेवल पर हो सकता है, मैनेजरियल लेवल पर हो सकता है, सुपरवाइजरी लेवल पर हो सकता है। तो किस लेवल पर किस तरह की रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, वो हमारा इंटरनल रिपोर्टिंग का पार्ट है, इंटरनल रिपोर्ट्स का पार्ट है। तो इनको हम 3 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। रिपोर्ट मेंट फॉर टॉप लेवल मैनेजमेंट, रिपोर्ट मेंट फॉर मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड रिपोर्ट मेंट फॉर लोअर लेवल मैनेजमेंट। इंटरनल रिपोर्ट के अंदर इसका कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता है, क्योंकि इसकी कोई स्टैच्यूटरीली इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये इंटरनली अपने पर्पस के लिए हम इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। सेकंड जो रिपोर्ट आती है वो है एक्सटर्नल रिपोर्ट। जब कोई रिपोर्ट हम आउटसाइडर के लिए प्रिपेयर करते हैं, जो आउटसाइडर पर्पस के लिए होती हैं, तो उन रिपोर्ट को हम एक्सटर्नल रिपोर्ट कहते हैं। आउटसाइडर्स कौन हो सकते हैं, जिनका हमारी कंपनी के अंदर इंटरेस्ट है, लाइक शेयर होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, बैंक्स हो सकते हैं। तो वो टाइम टू टाइम हमारी कंपनी के बारे में कई तरह की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं। तो जो रिपोर्ट उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए प्रिपेयर की जाती है, तो वो एक्सटर्नल रिपोर्ट होती हैं। जैसे इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट हो सकती हैं, तो ये सारी एक्सटर्नल रिपोर्ट्स में आती हैं। तो ये जो रिपोर्ट होती है इनका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, और एक मिनिमम इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमें इन रिपोर्ट के अंदर प्रेजेंट करनी ज़रूरी होती है। तो ऑब्जेक्टिव के बेस पर हम रिपोर्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसके बाद जो बेस है इसका ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के बेस पर रिपोर्ट का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 पार्ट में किया गया है। तो पहला जो रिपोर्ट है एंटरप्राइज रिपोर्ट, कंट्रोल रिपोर्ट, और थर्ड रिपोर्ट है इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट। एंटरप्राइज रिपोर्ट क्या होती है, ये रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट है जो पूरी कंसर्न के लिए एज ए होल जिसकी रिक्वायरमेंट है। ये रिपोर्ट आउटसाइडर के लिए एक चैनल का काम करती है। जैसे हमारी इनकम टैक्स की रिपोर्ट हो सकती है, बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट है, चेयरमैन्स की रिपोर्ट है। तो ये सारी रिपोर्ट एंटरप्राइज रिपोर्ट में आती हैं। कंट्रोल रिपोर्ट का मतलब होता है, सेकेंड जो रिपोर्ट है दैट इज़ कंट्रोल रिपोर्ट। इसके अंदर 2 आस्पेक्ट आते हैं, एक तो पर्सनल परफॉर्मेंस से रिलेटेड है और दूसरा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, कि लोगों की परफॉर्मेंस किस तरह की है, और पूरा इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिज़नेस की परफॉर्मेंस कैसी है। ये बेसिकली परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने के पर्पस से बनाई जाती हैं। जो नेक्स्ट रिपोर्ट है वो है इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट। ये भी कंट्रोल रिपोर्ट से जुड़ी हुई है, और इन रिपोर्ट को प्रिपेयर करने का जो बेसिक मोटिव होता है, अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम अराइज हो जाती है बिजनेस के अंदर, तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए जो रिपोर्ट हम बना रहे हैं, तो वो इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट हो सकती है। इसके बाद जो रिपोर्ट बनाई जाती है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड या टाइम। तो इसको भी फर्दर 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहली जो रिपोर्ट है वो है रूटीन रिपोर्ट, और सेकंड रिपोर्ट आती है स्पेशल रिपोर्ट। तो रूटीन रिपोर्ट इसके क्लियर है कि जो रिपोर्ट डे टू डे वर्किंग को शो करती हैं, जिसमें डे टू डे वर्किंग के रिगार्डिंग जो रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती हैं, तो इनको हम रूटीन रिपोर्ट कहते हैं। ये पीरियडिकली अलग अलग मैनेजमेंट के डिफरेंट लेवल्स को भेजी जाती हैं, और ये जो रिपोर्ट किस के रिगार्डिंग हो सकती है, लाइक सेल कितनी है, प्रोडक्शन की फिगर्स के रिगार्डिंग हो सकती है, कितना हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, कितना रॉ मटेरियल हमने ख़रीदा है, मार्केट का ट्रेंड किस तरह का है। तो ये सारी रूटीन रिपोर्ट का पार्ट है। स्पेशल रिपोर्ट,
ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनाई जाती है कि क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग इस तरह की रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जाता है। कई बार क्या होता है कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है तो वो सफिशिएंट नहीं होती हैं, तो उस केस में हमें कुछ डाटा अलग से कलेक्ट करना पड़ता है। हमें उस डाटा को कलेक्ट करने के लिए अलग से स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब ये जो रिपोर्ट होती है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है कि अगर मेक और बाय डिसीज़न है कि अगर हम कोई बड़ी मशीनरी ख़रीदना चाहते हैं, उसकी कॉस्ट 1 करोड़ की है, तो इसमें डिसीज़न लेना कि हम क्या उसको खुद ख़रीदें या उसको हम खुद बनाएं या फिर हम उसको लीज़ पर ले, तो ये सब डिसीज़न लेने होते हैं। तो इसके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट बनाई जाती हैं। या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के रिगार्डिंग हो सकती है, मार्केट को एनालाइज करना है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में चेंजेस आ रहे हैं, तो एक स्पेशल इवेंट्स के होने पर जो रिपोर्ट बनाई जाती है तो वो स्पेशल रिपोर्ट्स का पार्ट है। जिसके बाद जो नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बेस पर रिपोर्ट को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहले जो रिपोर्ट है ऑपरेटिंग रिपोर्ट और फिर आती है फिनेंशियल रिपोर्ट। जो रिपोर्ट कंसर्न की ऑपरेशंस को दिखाती हैं तो वो रिपोर्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आती हैं। जैसे कंट्रोल रिपोर्ट हो सकती है जिसका बेसिक मोटिव कंट्रोल करना होता है। इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हो सकती है जिसका मोटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है। वेंचर मेजरमेंट रिपोर्ट हो सकती है, ये क्या बताती है कि अगर हमने कोई वेंचर लिया है, मतलब अगर हमने कोई नया डिसीज़न लिया है तो उसका क्या रिज़ल्ट हुआ, उसको मेज़र करने के लिए जो रिपोर्ट बनाई जाती है तो वो वेंचर मेजरमेंट रिपोर्ट होती है। ये सब ऑपरेटिंग रिपोर्ट की पार्ट है। इसके बाद आती है फिनेंशियल रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है ये अंडरटेकिंग की फिनेंशियल पोजीशन को प्रेजेंट करने के लिए बनाई जाती हैं। ये रिपोर्ट एनुअली बना सकते हैं हम फिनेंशियल पोजीशन को शो करने के लिए, जैसे हम बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं। या कैश पोजीशन को शो करने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। फंड्स के फ्लो को शो करने के लिए फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। तो ये फिनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं। इसके बाद कुछ अदर टाइप की रिपोर्ट भी हो सकती है, जैसे फिजिकल डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट हो सकती है, प्रोसेस रिपोर्ट हो सकती हैं। तो फिजिकल डिस्क्रिप्शन में हम क्या लेते हैं कि अगर हम किसी पर्टिकुलर मशीनरी को डिफ़ाइन करना चाहते हैं, डिस्क्राइब करना चाहते हैं, किसी डिवाइस को डिस्क्राइब करना चाहते हैं या किसी और ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो उसमें हम फिजिकल डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट बनाते हैं। इसमें जो होता है इसमें हम इस रिपोर्ट के अंदर हम पूरी जो ये प्रोसेस होती है पूरी प्रॉपरली इसको एनालाइज किया जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है। तो इन सब का ये कॉम्बिनेशन है। इसके बाद जो सेकंड है प्रोसेस रिपोर्ट है। इसमें जो पूरी प्रोसेस होती है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उनको हम कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, टेस्ट कैसे कंप्लीट हो रहे हैं और डिवाइस कैसे काम कर रहे हैं, तो ये सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो होती है वो प्रोसेस रिपोर्ट में आती हैं। प्रोसेस रिपोर्ट जनरल भी हो सकती है, डिटेल्ड भी हो सकती है। जनरल का मतलब ये वो रिपोर्ट होती हैं जो उस प्रोसेस को इन्वॉल्व करने वाले लोगों को डायरेक्टली, मतलब जो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हैं उनके लिए बनाई जाती हैं। और अगर हम डिटेल प्रोसेस रिपोर्ट की बात करें तो ये उन लोगों के लिए बनाई जाती है जिसका उस प्रोसेस को कंप्लीट करने में पूरा अपना एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो ये प्रोसेस रिपोर्ट के पार्ट है। तो दिस वाज ऑल अबाउट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आई होप you understood the topic. Thank you.